हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इन्फिनाइट लवेंसू में, जहाँ मैं आपके साथ फ्रॉम 1000 ईयर्स एगो का एक पार्ट शेयर करने वाली हूँ। पहले तो गाइस इतना लेट आने के लिए माफ़ी चाहूँगी, और दूसरी माफ़ी मैं इसलिए चाहूँगी क्योंकि मैं बाहर बैठी हुई हूँ। यहाँ पर पटाखों की वर्ल्ड कप है ना, इसलिए पटाखों की आवाज़ और कुत्तों की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़ आ सकती है। अब मैं इतनी रात को तो 20 मिनट में नहीं आ सकती थी ना, और मुझे अभी टाइम मिला है। सो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए मेरे साथ, जिससे मैं कर रही हूँ। तो अब एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जून यीशु को आश्वस्त करता है कि मुझसे कुछ भी पूछ सकता है जो वो जानना चाहे, और उसके बाकी प्रश्नों का उत्तर उसने कहा कि वो कल दे देगा यीशु को। फिर उसने अपना टैबलेट चेक किया और देखा कि उसमें भी अभी भी गर्म पानी था, तो उसने फिर वो गर्म पानी पिया, और तब जाके उसकी सांस में सांस आई। उतनी देर से बोल बोल कर उसका गला बिल्कुल ही बैठ गया था, उसकी आवाज़ भी ख़राब हो रही थी बिल्कुल। और पानी पीने के बाद जब उसको रिलैक्स फील हुआ, वो जो उसका लिविंग बैग था उसमें जाके लेट गया। मतलब बैठा हुआ था ना पहले, फिर वो लेट गया। अब उसका बस सर ही दिख रहा था। उसे देखकर जिसने कहा, जैसा कि मैंने पहले कहा था, तुम्हें कीड़े लग रहे हो। अब ये बात दोबारा सुनकर तो जिनको और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। खैर फिर उसने भी यही कहा, और मैंने भी आपसे कहा था कि वो आपका खून कहना चाह रहे हैं। अब जब जून अब पूरी तरह से ज़मीन पर लेटा हुआ था, उसका शरीर और सर दोनों ही उसके बेड की हाइट से नीचे थे। मतलब बेड की हाइट से तो कम ही थे ना, और उसका चेहरा यीशु की तरफ था। उसने देखा कि बेड के नीचे एक लार्ज वुडन बॉक्स रखा हुआ था, जो उसने पहले नहीं देखा था। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो पहले बेड पर लेटा हुआ था, ज़मीन पर नहीं। उससे रहा नहीं गया, उससे क्यूरियोसिटी बहुत होती थी ना, तो उसने जिससे पूछ लिया। उसने कहा, शूशु ये क्या है? अब उसका ये प्रश्न सुनकर ना यीशु बिल्कुल पॉज हो गया था कुछ सेकंड्स के लिए। फिर उसने कैजुअली कहा, ओ ये मेरा कुछ पर्सनल सामान है, बिना मेरी अनुमति के मत खोलना। वैसे भी जून क्यों ही उसका सामान चेक करता, वो इस तरह का लड़का तो था नहीं। खैर जून ने फिर इस बॉक्स के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। फिर उसने अपनी आंखें क्लोज करते हुए कहा, गुड नाइट शूशु, सी यू टुमारो। यीशु ने भी कहा, हाँ गुड नाइट जून। शायद जून ने जितना सोचा था उससे ज़्यादा ही नींद आ रही थी, क्योंकि वो नोटिस नहीं कर पाया था कि लास्ट के तो शब्द कहते समय यीशु की आवाज़ कितनी सॉफ्ट हो गई थी। यीशु के चेहरे पे अब भी एक स्माइल थी, जून की उस आखिरी याद में, आखिरी लास्ट मेमोरी में जो सोने से पहले उसके पास थी। उसके बाद वो सो गया था, बेखबर बिल्कुल अपने आसपास की सराउंडिंग से। उसे नहीं पता था कि जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की थी, यीशु के चेहरे की स्माइल फीकी हो गई थी, बिल्कुल दिया की उस रोशनी की तरह जो अंधेरे में अपना दम तोड़ देती है धीरे धीरे करके। गुड नाइट कॉन्गचुन, यीशु ने शब्द फिर रिपीट किए। उसके बाद अभी विंस की उन जेंटल साउंड से भी ज़्यादा सॉफ्ट थी। उसे पता है कि जून सो चुका है, वो उसे नहीं सुन पाएगा, और वो चाहता भी नहीं था कि जून से सुने। अब बस वो सोते हुए जून को देखे जा रहा था, एक टक बस निहार रहा था उसे। कोई अगर इस समय यीशु को देख लेता ना, वो सोचता वो स्टैचू है, क्योंकि उसकी पलकें तक नहीं झपक रही थी। उसने फिर उससे अपनी नज़रें फेरी और बेड पर अपने पैर सीधे किए, और फिर अपने सर पे बने बन की तरफ हाथ बढ़ाया और उससे एक वाइट जेड हेयर पिन निकाली, और जिसने उस बन को बनाए रखा था। अब जैसे ही वो पिन उसके बालों से निकली, उसके सारे बाल उसके चेस्ट और उसके बैक पर आकर बिखर गए। वो उस हेयर पिन को देखने लगा। फिर उसने उस युवक को देखा जो अभी बेखबर दुनिया से सो रहा था। जो युवक आज उसके दरवाजे पर जाने कहाँ से आकर खड़ा हो गया था। अपने हाथों में वो हेयर पिन थामे वो एक गहरे साइलेंस में खो गया था। उसके चेहरे पर अभी इंडिस्क्राइबल लुक था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहने के लिए बहुत डेस्परेट था, पर वो कह नहीं सकता था। अंततः उसने उस हेयर पिन पर अपनी ग्रिप थोड़ी ढीली की और बेड के अपोजिट साइड पर जाकर लेट गया, जिससे कि उसकी जो बैग थी वो जून की तरफ थी। तो उसका चेहरा जैसे वो पहले उसे देखा था, अब उसका चेहरा नहीं, उसकी बैग उसकी तरफ थी। उसने अपनी आंखें क्लोज करते हुए उस हेयर पिन को अपने दिल के करीब किया, और वह फिर से जितना भी कुछ उसे याद था, जो कुछ भी उसे याद था, उसने अपनी यादों की गहराइयों में उसे कहीं सील कर दिया। सुबह हुई और जैसे ही गॉन्गजून ने अपनी आँख खोली, उसको सबसे पहले तो ठंडी लगने लगी। उसका शरीर पूरा काँप रहा था, बाहर ठंडी थी इतनी ज़्यादा, तो कोई क्या करे। और फिर उसने अपने पास पड़े बेड की तरफ देखा, जो भी खाली था। वो इंसान जो यहाँ कल बैठ कर उसकी बातें सुन रहा था, वो भी यहाँ नहीं था। वो स्लीपी बैग स्क्रॉल करते करते बाहर निकला, फिर उसने अपनी बॉडी स्ट्रेच की, और फिर जाकर ठंडे पानी से अपना मुंह धुला। और अब जब उसे फ्रेश लग रहा था, तो उसने सोचा कि चलो बाहर एक वॉक की जाए और उसके शूशु को ढूंढा जाए। अब वो आर्मरी इतनी बड़ी थी, वहाँ इतने कमरे थे, इतने कॉरिडोर थे,
तो ये सब तो उसने देखे नहीं थे ना, वो तो सिर्फ उन जगह को जानता था जहाँ जहाँ वो कल गया था। तो उसने सोचा क्यों ना उस 2 फ्लोर वाले बड़े कमरे से बाहर आउटर कॉरिडोर तक यीशु को ढूंढना चाहे। तो वो जब एंट्रेंस एरिया तक ढूंढते ढूंढते यीशु को वहाँ तक पहुँचा था, उसने वहाँ से बहुत तेज आवाज़ सुनी कुछ, और बिना किसी कारण उसके दिल में एक अजीब सी एक्साइटमेंट उमड़ने लगी। उसने ये सोचने का भी वो अपना ध्यान नहीं दिया कि मतलब नहीं सोचा कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है, अचानक से एक्साइटमेंट क्यों हो रही है उसे। वो बस वहाँ चलता चला गया उस एंट्रेंस की जगह पे जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि एक छाया उसकी आंखों के सामने से लाइट की स्पीड से चली गई। इतनी तेज है कि वो देख भी नहीं पाया कि क्या है, क्या चीज़ थी। पर वो जब वहाँ पे कुछ समय रुका तो उसने देखा कि ज़ाओ यीशु वहाँ पे अभ्यास कर रहा था, और वो छाया ज़ाओ यीशु की ही थी जो लाइट की स्पीड से गई थी। अब ज़ाओ यीशु को ऐसे देखकर वो तो बिल्कुल उसके तोते ही उड़ गए थे। मतलब उसने पहले भी स्पोर्ट्स प्रोग्राम टीवी पर देख रखे थे, कई अच्छे स्वरमैन्स को भी जानता था वो, मतलब देख रखा था उसने, पर उनमें से किसी में भी वो प्रतिभा नहीं थी जो ज़ाओ यीशु में थी। ज़ाओ यीशु की तो बात ही अलग थी, और ना ही कभी किसी को देखकर वो इतना मेस्मराइज हुआ था जितना आज हुआ था। ज़ाओ यीशु की तलवारबाजी जो थी वो बेमिसाल थी, क्विक और एलिगेंट। उसकी ये कला सीखना ही बहुत कठिन था, उससे मुकाबला करना तो बड़ी दूर की बात थी। उसके मूवमेंट बहुत ही घातक थे, उसके कदम तेज और लाइट थे, एक इल्यूजन की तरह। ऐसा कोई उसे एक नज़र देखता ना इस समय तो उसे लगता है कि यीशु बादलों में चल रहा है, ऐसा लग रहा था। अब ये सब देख कर ना वो इतना, हमारा जुन इतना इम्प्रेस हो चुका था, इतना इम्प्रेस, वो अपने आप को रोक ही नहीं पाया और चिल्ला कर बोला, वाह यीशु आप तो कमाल हो। अब उसका एक कमेंट सुनकर जो यीशु वहाँ पे अपना मूवमेंट कर था, उसने वो मूवमेंट रोक दी थी और फिर वो जून की तरफ देखने लग गया था। फिर उसने हवा में उछलते हुए एक ग्रेसफुल लैंडिंग की जून के सामने, वो भी बिना किसी आवाज़ के। उसे देखकर तो अभी ऐसा लग रहा था जैसे वो वेटलेस है, उसका कोई वेट ही नहीं है, क्योंकि ज़रा सी उसके नीचे आने की ज़रा सी भी आवाज़ नहीं हुई थी। उसने फिर जून से कहा तुम उनके, वही काफ़ी उसने लाइटली कहा था, और जून ने कहा गुड मॉर्निंग शिशु। और वो ना अभी बिना सोचे समझे बोला था, क्योंकि एक कैजुअल सी ग्रीटिंग थी, जैसे कल के जैसे नहीं था कि कल तो बहुत सोच समझ के बात कर रहा था कि क्या पूछना है क्या नहीं करना है। अभी ऐसे कुछ नहीं था, उसने ऐसे ग्रीटिंग की और वो अपना दीवानों की तरह यीशु को देखे जा रहा था, स्माइल करते हुए मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था उसको। पर उसकी ग्रीटिंग का जवाब देने की बजाय उसने अपनी नजरें फेर ली उनसे, और फिर टॉपिक को डाइवर्ट करते हुए कहा जो बाहर स्टॉर्म आया है ना, स्नो स्टॉर्म, ये अभी थमेगा नहीं। मुझे लगता है कि तुम अभी नीचे माउंटेन की नहीं जा पाओगे कुछ समय तक। अब ये सुनकर उसने यीशु की तरफ देखा और कहा सच में? क्या यहाँ अक्सर ऐसा होता है क्या? यीशु ने कहा शायद, मैं जल्दी घर से बाहर निकलता हूँ, रेयरली निकलता हूँ, तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, मैं तो नहीं बता सकता ये। उसने कहा अब ऐसे हालात हैं तो है, कोई क्या कर सकता है, ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं। पर इसका ये मतलब हो गया कि मैं अभी नीचे नहीं जा सकता और मुझे यहाँ कुछ समय और रुकना होगा, और मेरी वजह से आपको थोड़ी और तकलीफ झेलनी पड़ेगी। शिशु आई एम सॉरी। शिशु ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और ये बात ना उसने बहुत लो आवाज़ में कही थी। वो ना वो उसकी तरफ देख नहीं रहा था, सुबह से जब से भी जुन यहाँ पे आया था वो उसकी तरफ देख नहीं रहा था ठीक से, और नज़रें फेरे ही जा रहा था बार बार। और अब तो ऐसा टाइम आ गया कि जुन भी नोटिस करने लगा था, उसके लिए असंभव था ये नोटिस ना करना। हाँ, और वो ये भी नोटिस कर रहा था कि जीशु काफ़ी उदास है, बहुत ज़्यादा उदास था, उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था। और ये देखकर जुन को असहनीय तकलीफ़ हो रही थी, सहन नहीं कर पाया था। अगर खासकर कर रहा था तो बात तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, तो सब ठीक था, वो लोग कितने अच्छे से बात कर रहे थे, कितने अच्छे से उन्होंने डिस्क देर रात तक जगे थे, खुश थे। अब अचानक से जीशु को क्या हो गया था, उसे समझ में नहीं आया था। वो जीशु को ऐसे मायूस नहीं देख पा रहा था, पर उसे समझ में नहीं आया था वो चीज़ से उसे बाहर कैसे निकाले, सिचुएशन को कैसे संभाले, कैसे से ठीक करे, जबकि उसे पता ही नहीं था कि ये सब हुआ कैसे, इसका कारण क्या है। एंड फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में। मुझे पता है कि मैं अटकती हूँ और आज भी अटकी हूँ, पर अब गाइस अब तो लगता है मैंने भी हार मान ली है,
क्योंकि मेरे लिए इतना 4 चैप्टर याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं इतना स्क्रिप्ट याद नहीं कर पाती, तो थोड़ा अटक जाती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे ठीक कर पाऊँ, लेकिन अगर ना हो पाए दोस्तों तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों प्लीज़। मैं कोशिश करूँगी ठीक करने के लिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। अब वो अच्छा बुरा जो भी लगे आप कमेंट करिएगा। मैं ठीक करने की कोशिश करूँगी दोस्तों, मैं करूँगी कोशिश ठीक करने की। लेकिन कुछ अगर नहीं लिखना है वो, तो कम से कम जे वंजू तो लिख ही दीजिएगा, क्योंकि उस बिना उसे पढ़े ना मुझे चैन नहीं आता। जब तक मेरे दोस्त लोग भी नहीं लिखते ना, तो भी मुझे बहुत हार्ड होता है। तो इसलिए वो तो लिख ही दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।